हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट मैनिया। दिस इज़ सिद्रा। और आज बेसिकली मैं किसी छोटे से वीडियो के साथ या किसी ट्रिक के साथ नहीं आई हूँ, बल्कि मैंने सोचा क्यों ना अब हम अपने चैप्टर को शुरू कर दें। तो क्लास 11 बायोलॉजी की सबसे पहली यूनिट 1 की सबसे पहली जो चैप्टर है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, ब्रांड न्यू चैप्टर। मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ही मैं शुरू कर दूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर अपकमिंग ऑल द गुड नोटिफिकेशंस फॉर यू गाइस। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से ब्रांड न्यू चैप्टर को, विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इस प्यारे से चैप्टर को, इसकी कुछ स्टार्टिंग लाइन से ही। मैंने सोचा क्यों ना एनसीईआरटी से ही मैं आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि आजकल जितने भी पेपर्स एनटीए बना रहा है वो बेसिकली एनसीईआरटी फॉर्मेट पे ही भी वो उसको डिज़ाइन कर रहा है। सो आई थिंक इससे बेटर क्या होगा कि मैं अगर एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाऊँगी, और इस बीच मीनवाइल मुझे जो भी क्वेश्चंस जैसे कि पीवाईक्यू में आ चुके हैं, या अगर जिस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा एम्फेसाइज कराऊँगी आपको। ठीक है, और या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग लाइन से, दैट बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है वो बायोलॉजी के बारे में दे रखी है। क्योंकि हम लोग साइंस स्टूडेंट है तो हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पे हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमिनन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आगे पढ़ती हूँ मैं। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। आप अपने आसपास ही देख लो, आप ह्यूमन हो, आपके घर में पेट होगा तो वो कैट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकता है। फिर आपके अराउंड ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, ट्रीज़ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है? ये ऑब्वियसली दिस इज़ द पार्ट ऑफ बायोलॉजी, और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए, अर्ली मैन कुड ईजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, पुराने ज़माने के जो लोग थे, अर्ली मैन कहने का मतलब हमारे दादा परदादा तो नहीं, ऑब्वियसली नॉट। हाँ, मतलब ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन में जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, तो जैसे कि उन लोगों ने बहुत आसानी से ये ढूंढा कि आसानी तो नहीं होगी, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए, तो उन्होंने डिफरेंस देखा इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस उन्होंने देखा और बताया। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। इनएनिमेट मैटर मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें इन्होंने अर्ली मैन ने बताई थी, विंड, सी, फायर एट्सेट्रा, एंड सम among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. तो सबसे कॉमन फीचर जो उन्होंने सारे लाइफ फॉर्म्स में देख के बताया वो था कि इनएनिमेट हो। A common feature of all such forms of inanimate and animate object was the sense of awe or fear that they evoked. मतलब जो डर है वो दोनों में ही एक जैसा है। The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulge in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. कहने का ये मतलब है, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको पता है क्या ये एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू का मतलब क्या है? मतलब जो ह्यूमन के थ्रू ह्यूमन सेटलमेंट के लिए या ह्यूमन के थ्रू जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उसे हम लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन आपको मिलेगी, सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सो मार्क माई वर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे वो हैं आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तीन ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, The the biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. तो सबसे बड़ा स्पिन कहाँ पर आया? देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि आप हो, आपके भाई हैं, आपके भाई बंधु हैं, मतलब आपकी बहन है, यू नो,
ठीक है, तो अगर आप सभी में कोई सिमिलैरिटीज़ अगर देखने को मिल रही है तो वो एक हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी होगी। क्या होगी? हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी होगी। या एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, सच दैट कि आप जैसे लोगों में, जैसे क्या हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस मतलब होमोसेपियंस मॉडर्न मैन है, तो बहुत सारे मॉडर्न मैन को अगर आप खड़ा कर दोगे तो अगर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, पर मोर ओवर आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। सच दैट दो आंखें सबके पास होगी, होगी या नहीं होगी? एक नाक सबके पास होगी, लिप्स होंगे, होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। हाइट और यू नो मैं हेल्थ के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं कुछ सिमिलर चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसी सिमिलैरिटीज़ को हम लोग हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, ये देखो। दूसरा, वर्टिकली देखो कैसे होता है। जैसे हमारे पूर्वज हो गए, हमारे फोर फादर्स हो गए, फिर परदादा से दादा, दादा से डैड, डैड से हमारा भाई या हम, है ना। तो ये जो आपको वर्टिकल वे में जो सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी, जैसे सच दैट कि आपके दादा लंबे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपके डैड, आपके परदादा लंबे थे तो आपके दादा भी लंबे हुए। आपके दादा की लंबी ट्राइट को आपके डैड ने कैरी फॉरवर्ड किया एंड लास्टली आपने इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड किया। तो ये एक तरीके की आपको वर्टिकल सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हुए, ओके, दैट ऑल प्रेजेंट, सॉरी, वेट, ओके, नाउ दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से तो वो मिलते जुलते ही हैं, जैसे चुन्नू मुन्नू, रीटा सीटा, आपस में अगर भाई बहन है तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, या अगर आप एक जैसे होमोसेपियंस हो तो वो भी आपस में मिलेंगे, है ना। खुद में तो मिलते ही हैं, but and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. ठीक है। in the following In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective. तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली टैक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। आगे बढ़ते, आप एक बात याद रखना कि अभी चैप्टर आपका स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बस आगे के स्टार्टिंग के 2 पेजेस में एनसीईआरटी के जो भी दे रखे हैं वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, सो आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग फ्रॉम दैट। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ रही हूँ। चलो, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहले साइंटिस्ट जो हमारे एनसीईआरटी के सबसे फ्रंट पेज पे दे रखा है, दैट इज़ अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर 1909 में बॉर्न, 1904 में बॉर्न हुए थे, माय मिस्टेक 9 बोलने के लिए। एनीवेज 1904 में वो बॉर्न हुए थे, 2004 में उनकी डेथ हो गई। मतलब इन्होंने अपनी ज़िंदगी की 100 साल जिए हैं। 100 साल इन्होंने बस ऐसे ही नहीं जिए, इन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स अवार्ड भी हासिल किए और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका बायोलॉजी में। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। देखो, born on 5 July 1904 in Kempten, Germany, Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of 20th century। देखो, ये लाइन मैंने इसलिए स्किप नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्ट जो है, लुक लेट मी शो यू दैट, हाँ, ये जो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, हो सकता है कि आपके पेपर में एग्जामिनर पूछ दे कि हु इज़ नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, तो ही इज़ अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए ये चीज़ मेरे मेरे अकॉर्डिंग। बाकी चीज़ें कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट लाइन मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट लगा, दैट इज़, देखो यहाँ पर ये वाला, ही ऑल्सो पायोनीड, यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, ही ऑलमोस्ट single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He is also pioneered the currently accepted definition of biological species। तो देखो, ये जितनी येलो से मैंने मार्क कर रखी है ना चीज़ें आप लोगों के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ किसने दे रखा है? वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। ठीक है। Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as Triple Crown of Biology: the Balzan Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994, the Kraft Food Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in year 2004। ये हो गया हमारे मेयर साहब के बारे में। आगे पढ़ते हैं और इस चैप्टर की शुभ आरंभ करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1, लिविंग वर्ल्ड।
तो आपको ये पहले जानना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो दे रखी है जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की ओवरव्यू लेते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, मतलब किस किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स इस लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल चैप्टर को इस तरीके से। नाउ हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कितना खूबसूरत है ये वर्ल्ड। The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leave us speechless. है या नहीं? ये बात सच है या नहीं है? ऑब्वियसली हम इंसानों में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि इतनी खूबसूरत चीज़ें नहीं, इनफैक्ट इतनी खूबसूरत सीनरी, इतनी खूबसूरत प्लेसेस को बना सके, है ना? नेचर में ही बस इतनी ताकत है। The beauty of galloping horse, of the migrating birds, a valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. देखो यहाँ पर कुछ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन अगर मुझे अभी इस बीच मिली है तो वो ये है। देखो बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, एक इंडिविजुअल चलो ले लो, ये इंडिविजुअल बहुत सारे अगर इंडिविजुअल बन जाए तो एक पॉपुलेशन को वो क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी पॉपुलेशन अगर बनना शुरू हो जाए तो अलग अलग कम्युनिटी बनती है। तो बस यही चीज़ आपको एनसीईआरटी घुमा फिरा कर बता रही है। देखो कैसे बता रही है, मैं बता रही हूँ आपको। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, मतलब जहाँ पे लोग बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती है और कोऑपरेशन भी चलता है अमंग द मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। ठीक है, आगे दिस क्वेश्चन सॉरी दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। इस क्वेश्चन में कि आखिर क्या है लाइफ, उसके अंदर दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला वो है, द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन। ऑब्वियसली वी आर साइंस स्टूडेंट, तो हमें टेक्निकल वन को ही अप्रोच करना है। एंड सीक्स आंसर टू वर्ड द लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। तो सबसे पहली चीज़ क्या आपको जाननी है कि पहला क्वेश्चन कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है भाई। दूसरा सेकंड इज़ अ फिलोसफिकल वन। फिलोसफी पढ़ रहे हो भाई? नहीं ना, हम लोग तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिलोसफी का क्यों दे भाई, है ना। तो सेकंड इज फिलोसफिकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। अब लाइफ की क्या पर्पस है मुझे तो नहीं पता, बट मुझे ये जानना है कि लाइफ और लिविंग थिंग क्या है ना। तो अटेम्प्ट करते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 या 2? क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें अटेम्प्ट करना है। So, and seeks answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. कुछ स्टूडेंट्स में क्या होता है कि साइंटिस्ट सुनते ही यार मतलब उनके पंख निकल आते हैं, निकलना भी चाहिए, क्यों नहीं, है ना। तो चलो हम लोग साइंटिस्ट की तरह पढ़ेंगे। ओके, नाउ when we try when we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है किसके बारे में? लिविंग के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कि उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो देखते हैं। ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organism. तो भाई हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्या यूनिक फीचर है, तो सबसे पहला तो ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब ग्रोथ, ऑब्वियसली ग्रोथ मतलब ग्रो करना, है ना। रिप्रोडक्शन मतलब देखो एक ऑर्गेनिज्म है वो खुद तो एक ना एक दिन उसे मर जाना है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा है नहीं कि जो इमॉर्टल है, एक्सेप्ट अमीबा, एक्सेप्शन बायोलॉजी बेसिकली बॉक्स ऑफ एक्सेप्शंस है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठा लेनी है अभी, क्योंकि आपने बायोलॉजी चुना है भाई, तो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। तो आपको इस चीज़ को दिमाग में बैठानी है कि अगर एक सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है तो वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके
अपने ऑफस्प्रिंग को वो डेवलप करेगा या ऑफस्प्रिंग को बर्थ देगा और इस तरीके से अपने जनरेशन को वो हैंसफोर्थ आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आगे बढ़ती हुए ओके रिप्रोडक्शन मैंने कर लिया। एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इवन कि एक टच मी नॉट प्लांट आपने सुना होगा, मिमोसा पुडिका जिसे हम लोग कहते हैं बोटानिकल वर्ड में, वर्ड नहीं बोटानिकल नेम उसका मिमोसा पुडिका है। तो बेसिकली इवन उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है क्योंकि एक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आप उसको टच करोगे ही तो वो इस तरीके से मुरझा जाती है ना। आपने देखा होगा, मुझे यकीन है, नहीं देखा है तो चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब खोलो और देख लेना। चलो एंड माउंट अ सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू अ माइंड, ये वाला लाइन हो गया। आगे बढ़ते हुए वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म। अब देखो खूबियाँ ऐड हो रही है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें तो कितना प्राउड होना चाहिए, हमारे अंदर कितनी सारी खूबियाँ हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं, और साथ ही साथ और भी सारे फीचर्स ऐड करते हुए मेटाबॉलिज्म हो सकती है। आपको पता है मेटाबॉलिज्म क्या होती है? मेटाबॉलिज्म मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला तो हमारा होता है कैटाबॉलिज्म, काटा, काटा से आपको समझ में आ गया होगा, काटा मतलब तोड़ना, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज़ को मिलके बनाना, और कैटाबॉलिज्म मतलब किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना। तो ये दोनों चीज़ों से मिलके हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है। क्या आपने कभी सुना है कि जिस चेयर पे आप बैठे हुए हो, चेयर पे ही बैठे हो, बिस्तर पे बैठे हो, मतलब जहाँ भी भाई आप बैठे हुए हो, वहाँ पे कभी आपने सुना है कि इस पर्टिकुलर जगह ने मेटाबॉलिज्म किया है? क्या वाह भाई, क्या आपने, क्या इस पर्टिकुलर जगह ने मेटाबॉलिज्म किया है? कुछ ऐसा आपने सुना है क्या? बिल्कुल नहीं सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना है। आगे बढ़ते हैं। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, एग्जैक्टली मैंने अभी यही चीज़ आपको बताई है। ओके आगे सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट, इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। तो इतनी सारी चीज़ें इस लिस्ट में और ऐड ऑन हो गई है ना। तो आगे बढ़ते हुए नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। तो सबसे भारी भरकम बोल्ड हुई हुई लाइन एनसीईआरटी में आपको देखनी है गौर से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। अब सारे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, वो कैसे? तो दो तरीके से ग्रो करते हैं, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। देखो इंक्रीज इन मास मतलब या तो मास में इंक्रीज हो, है ना, या नंबर में इंक्रीज हो। तो ये दोनों के दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके? ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ए मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो यूनिसेल्यूलर, है ना, और एक मल्टी सेल्यूलर। तो यूनिसेल्यूलर मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होते हैं वो यूनिसेल्यूलर हो गए, जो बहुत सारे सेल से आपस में मिलकर के बने होते हैं उसे मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। ठीक है, अब मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म खुद को डिवाइड करते हैं, एक पेरेंट है मान लो, ठीक है, ये खुद को डिवाइड करेंगे और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। नाउ इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो मान लो एक ये चिंकू है और दूसरा, उसके जब चिंकू ने बर्थ लिया उसी वक्त उसके डैड ने एक प्लांट लगा दिया अपने गार्डन में। प्लांट को मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ, ठीक है। तो चिंकू तो एक एज होने के बाद, मतलब 21 साल के बाद चिंकू तो बढ़ा ही नहीं, पर ये जो प्लांट है वो विशाल दरख्त बन गया, और वो दरख्त मतलब रुक ही नहीं रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है मेरे कि प्लांट्स कंटिन्यूसली सेल डिवीजन करके ग्रो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम। मतलब जब तक वो जिंदा है, जब तक आप उन्हें डिफॉरेस्टेशन उनका नहीं करते हो, जब तक काटते नहीं हो, जब तक मारते नहीं उन्हें, वो तब तक जिंदा है। बट एनिमल्स में ये ग्रोथ एक सर्टेन स्टेज तक या सर्टेन एज तक ही हो पाता है। ओके now however cell division occurs in certain tissues to replace losses। बट कहीं कहीं मतलब ग्रोथ के लिए ही नहीं, कभी कभार कोई इंजरी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर इंजर्ड सेल को रिमूव करने के लिए भी वहाँ पे सेल डिवीजन होता है,
ठीक है। यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो ये लाइन देखो आप, दो ऐसी लाइन मिली है कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेल डिवीजन किस में होता है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोथ और नन, तो आपको क्या देना है, करेक्ट ऑप्शन इज बोथ। ठीक है। यूनिसेल हो गया ये वाला। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन द विट्रो कल्चर्स बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। यूनिसेल ऑर्गेनिजम्स में विट्रो मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, तो इसमें आप काउंट कर लो नंबर ऑफ सेल्स को और आप बता दो कि ये कितने हैं, तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि इसमें कितने सेल्स हैं इस पर्टिकुलर विट्रो में। लैब में होता है, लेबोरेटरी में ये चीज़ें होती है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर विट्रो कल्चर में कितने सेल्स हैं मौजूद। ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखो लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, उनके लिए ग्रोथ हो गया या रिप्रोडक्शन हो गया, दोनों एक ही चीज़ है ना। ग्रोथ भी वो उसी तरीके से करते हैं, रिप्रोडक्शन भी वो सिमिलर तरीके से करते हैं। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि ग्रोथ पहले तो वो ग्रो करते हैं, उसके बाद एक सर्टेन स्टेज के बाद उन्हें रिप्रोड्यूस करना पड़ता है सो दैट दे कैन गिव राइज टू देयर प्रोजेनी, है ना। तो ये एक अलग डिफरेंट टर्म्स हो गया। तो मेजरली ये कहने का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके के इवेंट्स हैं। आगे बढ़ते हुए, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ। तो अगर एनसीईआरटी ये बात कह रही है कि ग्रोथ का मतलब हो गया इंक्रीज इन बॉडी मास, तो सपोज़ कि मान लो ये चिंकू है, ये गया शिमला घूमने, ठीक है। शिमले में जाके इसने मफलर पहन ली, इसने बहुत सारे स्वेटर्स पहन लिए, कोट भी डाल लिया, उसके बाद इसने ब्लैंकेट भी डाल ली, फिर उसके बाद इसने रज़ाई भी डाल ली, और ये फिर अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोले मम्मा मेरा ग्रोथ हो गया है। तो क्या ये बात सच है या गलत है? नहीं, ये गलत है। या एक और एग्जांपल, जैसे कि ये छोटा सा एक माउंटेन है, धीरे धीरे इस पे सैंड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई शुरू, अब ये इतना बड़ा हो गया, तो क्या इसे मैं ग्रोथ बोलूँगी? और अगर ग्रोथ है कर रहा है ये, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, है या नहीं? दोनों ही बात एक साथ बिल्कुल ही गलत है। आगे पढ़ती हूँ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। अगर हमें यही कहना था कि बॉडी मास को बढ़ा लो तो वो ग्रोथ हो जाएगा, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी इसका मतलब वो ग्रो करते हैं। Mountain boulders and sand mounds do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living objects is accumulation of material on the surface. तो ऑन दी सरफेस पे अगर अक्यूमुलेशन हो रहा है माउंटेन के केस में, तो ये एक तरीके का ग्रोथ तो है, बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो क्या क्या फिर कहना है इसके आगे? तो कहने का ये मतलब कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज़ फ्रॉम इनसाइड। जैसे हम लोग पैदा होते हैं 2 kg 3 kg 4 kg के, और हो जाते हैं आगे जा जा कर के हट्टे कट्टे बन जाते हैं और 60 70 80 kg के हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी। इसका मतलब ग्रोथ अंदर से हो रहा है हमारा, बाहर से तो हो नहीं रहा है। ऐसा तो होता नहीं है कि 2019 में आपने एक कपड़ा पहना था तो आप थे 50 kg, फिर 2022 में आपने 10,000 कपड़े पहन लिए तो आप हो गए 80 kg। मतलब 10,000 और 80 kg का वैसे कोई रिलेशन नहीं है, बहुत इलॉजिकल है, पर कोई बात नहीं, चलो आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ therefore cannot be taken as a defining property of living organism। इसका मतलब ग्रोथ ये कहना बिल्कुल गलत है कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, एक कैरेक्टर ये शो कर सकता है, पर क्योंकि हमें पता चला कि ये चीज़ ग्रोथ जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिल रही है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बात तो डिफरेंट है कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंदर से ग्रोथ होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है उनके सरफेस पे, तब ग्रोथ दिखा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, तो इस वजह से इस चीज़ को भाई
लटका दो और कह दो कि ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम लोग नहीं मान सकते हैं. ओके, वी कांट कंसिडर ग्रोथ एज वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आगे बढ़ते हुए, कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम्स. तो कहने का ये मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अगर आपके पास एनसीईआरटी है और अभी अगर आप लेकर एनसीईआरटी अपने सामने बैठे हो खोल करके, तो प्लीज़ इस लाइन को अंडरलाइन करो. ठीक है, इस लाइन को आप अच्छे से अंडरलाइन करो कि मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम्स है. ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सिस्टम का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं. ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही देखने को मिल रही है. पर एक चीज़ और एक्सेप्शन दे रखा है कि देखो, अगर ग्रोथ को हम लोग ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं या सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, तो इसका मतलब डेड ऑर्गेनिज्म को भी ग्रो करना चाहिए था. बट डेड ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करता नहीं है. तो इस वजह से ये एक्सप्लेन करता है एनसीईआरटी कि ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डिफाइनिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, इसका एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग में भी देखने को मिल रही है. तो आज के लिए बस इतना ही. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ अगर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा. और एनसीईआरटी सेल्फ सफिशिएंट है और मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और से भी, अगर इन केस आपको और भी कुछ पढ़ना है तो आप तो खुद से रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ी है. तो एनसीईआरटी मैं मेरे हिसाब से मुझे जितना आता था उस हिसाब से अकॉर्डिंगली मैंने बहुत कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए. और यहाँ तक आई होप कि आप यहाँ तक के क्वेश्चंस जाके लगाओ. अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मुझे लगता है 110% आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे. रेस्ट आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लाने वाली हूँ. जितने भी PYQs में मतलब आए हुए क्वेश्चंस हैं या जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग होंगे, मैं वो सारे क्वेश्चंस आप तक पहुँचाऊँगी. ये मेरी ज़िम्मेवारी है. ठीक है, और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, क्योंकि मैं कंटेंट कम्प्लीटली फ्री आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपकी बस एक ही ज़िम्मेदारी है भाई. देखो, इस वीडियो को अपलोड होते ही आपको लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करो यार अपने फ्रेंड्स तक, जितना हो सके उन तक पहुंचाओ. साथ ही साथ आपको अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है या कोई ऐसी बात है जो आपको मुझ तक पहुंचानी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी नो दैट. साथ ही साथ लास्टली एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू यू विल कम टू नो अबाउट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस. सो टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे.